इनकी किलिंग के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या पॉलिटिकल हो सकता है, राइवलरी हो सकती है समाज की। तीसरा प्रोफेशनल था, क्योंकि इनकी वकालत जो थी सिर्फ 18 महीने की थी और इनके पास इतने केसेस थे जो आज से 6 साल पहले मेरे पास थे। ये 18 महीने में इतने केसेस थे। लोग इनके पीछे, जैसे एक नेता है ना, नेता तो होता है नेता का रूप, लेकिन कभी कभी कई लोग ऐसे थे, कहते थे कि हमारे भगवान का रूप है। ये चीज इन लोगों को खटक गई। उसमें सारे अपने प्रोफेशन के लोग भी रहे होंगे, पॉलिटिकल भी रहे होंगे, समाज के जो राइवल लोग हैं वो भी रहे होंगे। यहाँ सिलेक्टिव किलिंग हुई, सतीश भंडारी को मार दिया, फिर क्या कहते हैं रुचर जी को मार दिया। इनने सिलेक्टिव किलिंग की कि बाद में रह जाएंगी भेड़ बकरियां, इनको जिधर को मर्जी हम उधर को हाँक देंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। ऐसे लीडर थे, उनके पास दो पार्टियां कभी किसी विषय को लेकर आती थी ना, दोनों सेटिस्फाइड थे। ये मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। क्या था उनके पास, कोई गॉड गिवन गिफ्ट था। दोनों ही पार्टियां जो उनकी थी, उनकी फैन हो जाती थी। मेरा नाम BN ठाकुर है, मैं नागरिक निवासी हूँ। वो संतोष ठाकुर मेरा बड़ा भाई था। 19 दिसंबर, इट वाज सैटरडे 1992, तो कोर्ट से आते समय वापस इधर ही बगल में क्या कहते हैं जी, वो एम्बुश लगा के बैठे थे, उनको प्लांट किया गया था। वो प्री प्लानिंग थी। मैट्रिक के एग्जाम चल रहे थे, 5 बजे 2 to 5 टाइमिंग थी और 5 बजे उनकी आंसर बुक स्नैच करनी थी एग्जामिनीज की। इंस्टेड ऑफ 5 बजे 4:30 बजे वो स्नैच कर दी थी, नंबर 1। फिर पार्शल बंद था मार्केट में। जो डेडेड क्या कहते हैं टेररिस्ट थे ओवरग्राउंड, वो क्या कहते हैं दुकानें खोल के बैठे थे, बाकी भाग गए थे। क्या ये प्री प्लानिंग नहीं थी? वरना वो जुर्रत करते यहाँ एम्बुश लगाने की ब्रॉड डे लाइट में। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त की मोहम्मद अफजल जिलानी, उसकी कनाइवेंस से ये मर्डर हुआ है। लायर्स, डिप्टी कमिश्नर ये जिलानी और SSP उस वक्त का, DSP। फिर जब किलिंग हुई उसके बाद हम उसके शाहू को, ब्रदर के शाहू को वहां ले गए DC हाउस में। DSP आया, गुलाम मोहम्मद, वो फ्रॉम पुंछ, गुलाम मोहम्मद मीर। उसने कहा ये प्रोटेस्ट बंद कर दो वरना गोली मार देंगे। हमारे सीनों पे गोलियां, वो जो बंदूकें तान के, भागो यहां से सालो, इतना तक कहा उसने, DSP ने। उस दिन 19 दिसंबर 1992 को 2 लायर्स कोर्ट से गैर हाजिर थे। क्या कोर्ट नहीं गए थे, 2:30 बजे उसको देखने गए थे क्या कर रहा है इसकी एक्टिविटीज। एक उनमें से चला गया, एक जिंदा है अभी। 2 तो एक्टिव थे, मास्टरमाइंड थे वो। देखिए जी, मैं संक्षिप्त में आपसे कहूँगा, 89 में यहाँ क्या कहते हैं ये मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर हो जानी थी क्या, लेकिन ये आपस में लड़ते रहे किस लिए? चेयर के लिए। वो 7वीं फेल, वो रियासिन मलिक जो अब जेल में सड़ रहा है, वो कह रहा था प्राइम मिनिस्टर मैं बनूं, फारूक अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर मैं बनूं, उमर अब्दुल्ला मैं बनूं, ये मुफ्ती सईद मैं बनूं, और कोई गिलानी पिलानी, वो ये आपस में झगड़ते रहे। लेकिन ईश्वर की करनी, हम लोगों को बचा लेना था, ये गवर्नर रूल इम्पोज हो गया। फिर उनकी जितनी भी प्लानिंग थी वो टूट गई, इससे हम बच गए। ठीक है जी। ब्रदर की किलिंग के बाद फिर और ज्यादा एपिसोड होते रहे। चापनाड़ी का, क्या कहते हैं जी, बरशाला का, फिर उधर हस्ती का, क्या कुल्हांड में कश्मीरी पंडितों को, वहाँ सिलेक्टिव किलिंग हुई, टिकल टपलों को मार दिया। यहाँ सिलेक्टिव किलिंग हुई, सतीश भंडारी को मार दिया। फिर क्या कहते हैं रुचर जी को मार दिया। इन्होंने सिलेक्टिव किलिंग की कि बाद में रह जाएंगी भेड़ बकरियां, इनको जिधर को मर्जी हम उधर को हाँक देंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। उस समय की जो सरकार या उस समय की जो भी सिस्टम था, तो आज अगर आप देखें तो आज आपको कुछ तब्दीली नजर आती है, सरकार के तौर पे कुछ तब्दीली नजर आती है, और किस तरीके से इस आइडियोलॉजी को कर्व करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उसमें आपको कुछ
एक आशा नजर आती है कि कुछ चेंज है, देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम? देखिए जी, आशाओं पे ही तो हम जी रहे हैं और जीना भी चाहिए आदमी को। जब से 2014 से ये ऊपर ये महापुरुष जी आए हैं, तब से तो हम सुख का सांस ले रहे हैं, आई समझ। तो यहाँ ये गवर्नर, ये क्या कहते हैं, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो तब से तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। क्या ये करप्शन वगैरह, इस पे भी काफ़ी नज़रसानी हो रही है, करप्ट लोगों को पकड़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हम कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और जिस तरीके से डायरेक्टली कम्युनिटी को, माइनॉरिटी, क्योंकि हिंदूज माइनॉरिटी में है जम्मू कश्मीर में, उसको जो टारगेट किया जाता था, हम अभी भी देख रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी सेलेक्टिव किलिंग जो है वो हो रही है बहुत ज़्यादा। जी, बहुत ज्यादा हो हाँ। रही है। उस पे अभी भी रोक उतनी ज्यादा नहीं लगी है। नहीं। लेकिन इस रीजन की तरफ अगर हम मुड़ के देखें तो यहाँ पे वो हमें बाहर से तो नहीं दिखता कि हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो बवाल है अभी थमा नहीं है, अंदर अंदर से आग सुलगी हुई है? बात ऐसे है जी, यहाँ क्या बताऊं, ये सुलगी क्या, अंदर अंदर से बहुत खतरनाक प्लानिंग है। क्या ये देख रहे हैं, बाहर का क्या कहते हैं टेररिस्ट इन्होंने हायर किया, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे कि पीछे रामबन में वो लड़का पकड़ा, क्या नाम था उसका, असरारुद्दीन की पता नहीं क्या, उसको पकड़ा वहाँ, और उसके पास वेपन भी और एक्सप्लोसिव डिवाइस भी। वो कहाँ से आया, वेस्ट बंगाल का था, उसको क्या पता। और टारगेट दिखाने वाले कौन है, लोकल्स। वैसे यहां भी ऐसा सिलसिला चल रहा है। क्या बात है, ये बाहर से कुछ लगता है एक्सटर्नली, बट इंटरनली द सिचुएशन इज डेफिनेटली गेटिंग वर्स डे बाय डे। ऐसी बात नहीं है, एजेंसीज को सब पता है। जी नमस्कार, मेरा नाम अजय ठाकुर है। मैं स्वर्गीय संतोष ठाकुर जी का सबसे छोटा भाई हूँ। मैं इस वक्त टोडा में 28 साल से एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये 19 दिसंबर 1992 की बात है। मैं उन दिनों जम्मू में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, LLB 5th सेमेस्टर में था। तो उसी से 5-6 दिन पहले हमारे मुझसे बड़े भाई जो हैं भोलानाथ जी, इनकी शादी हुई थी। तो मैं जम्मू में था, रात को पता चला कि हमारे बड़े भाई को मार दिया गया। वहाँ से कैसे हम यहाँ आए कोई पता नहीं है मुझे, किसी के साथ आए थे। सुबह 5 बजे हम पहुँचे थे। तो सारा खेल तब तक समाप्त हो चुका था। बहैसियत छोटा उनका मैंने क्रियाकर्म किया, छोटा भाई होने के नाते, क्योंकि मुझसे बड़े भाई ये कर नहीं सकते थे हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, क्योंकि इनकी शादी हुई थी। तो 1 साल तक ये किसी भी शुभ या अशुभ कार्य में कहीं भी अपना योगदान नहीं दे सकते थे, इसलिए ये कार्यक्रम सारा मुझको ही करना पड़ा। तो वो तो सारा, अब इसके पीछे क्या किसकी कॉन्स्पिरेसी रही, वो शायद मेरे बड़े भाई साहब अपने अनुभव पे इसका व्याख्यान आपके सामने कर गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। हमारी इतनी एजेंसीज़ हैं, ये पॉलिटिक्स में जो ये खेल जो चला, ये तांडव जो मृत्यु का खुल्लम खुला चला था, यहाँ क्या J&K में क्या बाहर भी तो चल रहा था, क्योंकि इससे कई लोगों के चूल्हे जलते थे। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, उनके चूल्हे जलते क्या, फिर उनके बैंक बैलेंस भी बढ़ते गए। इस मिलिटेंसी को कोई समाप्त करना नहीं चाहता था, लेकिन सब भगवान की इच्छा से ही होता है। भगवान ही इस सारे खेल के खिलाड़ी हैं, और इस खेल को अंतिम परिणाम तक लेने वाले भी वही भगवान हैं। आज तक हमें इनकी मृत्यु का जो जस्टिस हमारे साथ होना चाहिए था ना, इनकी किलिंग का, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हमें आज तक नहीं मिला। पूरे 30 वर्ष हो गए। ये आज ही का दिन था, 19 दिसंबर 1992, और पता नहीं कितने सालों के बाद तिथि भी हमारी वही 81 जुड़ी है। ठीक 30 वर्ष हो गए
लेकिन आज तक हमारे सिवा किसी और व्यक्ति ने ये इतना जो है ना ये दुख प्रकट नहीं किया कि हमारे घर का सदस्य गया है। उसके बाद इस परिवार पे कितने कितने सितम ढाए गए, हमको इतना फोर्स किया गया कि बड़े भाई को यहां से भागना पड़ा अपना आप बचाने के लिए। जब मैं वहां वकालत कंप्लीट करके आया अपनी एलएलबी की स्टडी, 3 साल तक मुझे भी कांटों पे चलना पड़ा यहां। वो ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनका ऐसा छोटा भाई होने के नाते, देखिए आपने रामायण देखी होगी, उसमें 4 भाई थे, स्टेप ब्रदर थे, लेकिन उनमें कभी भी इतना भी भेदभाव नहीं था। वो कुछ सीख के आते थे, हमारे साथ शेयर करते, हम लोगों के साथ शेयर करते थे। जो सीखा वो उन्होंने हमें बांटा। मैं तो वहां एज स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, वो जो यहां से सीखते थे बेसिक चीजें जो एक एडवोकेट को सीखनी होती हैं, वो शाम को मुझे बताते थे या पत्र में लिख के। कभी कहीं फोन पे बात हो जाती थी 1-2 महीने के बाद, तो 15-20 मिनट में वो सारा समझा देते थे बेसिक चीजें। तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। ये हमारे अपने जो हमारे शत्रु थे ना, उनकी एक चाल थी कि इस फैमिली को ही समाप्त कर दिया जाए, लेकिन समाप्त भगवान की इच्छा से होता है। तो धीरे थपेड़े खाते खाते, धीरे धीरे धक्के दौड़े खाते हुए लोगों के, तो हम कोर्ट तक पहुंचे। वहीं अपना आप जो है, लेकिन हमारी जो फैमिली ट्रेडिशन है, जो हमको हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, हमने उनको कभी भी नहीं तोड़ा, ना ही उनको पार करने की कभी कोशिश की। जो हमको सिखाया गया था, हम उसी तरीके से उस कोर्ट में भी आज तक चलते रहे, जो उनसे सीखा था। क्योंकि सबसे बड़े वो थे, हमारे पिताजी की मृत्यु जो थी वो भी बहुत छोटी आयु में हुई थी। तब हमारे ये जिनकी किलिंग हुई भाई साहब, वो भी बहुत छोटी आयु में थे। उन्हीं से हमने जो कुछ सीखा था उसी को चला रहे हैं। ये इनकी हत्या जो हुई है, वो हमारी फैमिली को तो धक्का लगा ही लगा, लेकिन इसके साथ साथ पूरी कम्युनिटी को भी धक्का लगा, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में ऐसा कोई लीडर था ही नहीं जो इस कार्य को अपने कंधे पे उठा सकता। लेकिन ये वो व्यक्ति थे, इन्होंने समाज के दुख को अपना दुख समझा। वैसे नेता नहीं थे कि इनके अपना कोई पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट होता, ये लोगों के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट समझते थे। हर किसी के दुख को ये अपना दुख समझते थे। इनकी किलिंग के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या पॉलिटिकल हो सकता है, राइवलरी हो सकती है समाज की। तीसरा प्रोफेशनल था, क्योंकि इनकी वकालत जो थी सिर्फ 18 महीने की थी, और इनके पास इतने केसेस थे जो आज से 6 साल पहले मेरे पास थे। ये 18 महीने में इतने केसेस लिए थे उन्होंने। लोग इनके पीछे, जैसे एक नेता है ना, एक नेता तो होता है नेता का रूप, लेकिन कभी कभी कई लोग ऐसे थे, कहते थे कि ये हमारे भगवान का रूप है। ये चीज इन लोगों को खटक गई। उसमें सारे अपने प्रोफेशन के लोग भी रहे होंगे, पॉलिटिकल भी रहे होंगे, समाज के जो राइवल लोग हैं वो भी रहे होंगे। जहां तक उनका भारतीय जनता पार्टी में एज जनरल सेक्रेटरी काम करना है, उसके विषय में आपसे ये कहूँगा, संतोष ठाकुर जी पहले प्रधान सनातन धर्म सभा थे, 12-14 साल वो एज प्रधान रहे। फिर डोडा में भाजपा कभी भी अपने कदम जमा नहीं सकती थी। अगर कोई व्यक्ति चाहता भी तो उसके सामने आगे सीधी आग थी। और उस समय में संतोष ठाकुर जी ने भाजपा में अपनी मेंबरशिप ली, और बड़े छोटे से समय में उन्होंने यहाँ इतना बड़ा यूनिट खड़ा कर दिया जो कि अपोजिशन वालों को खटकने लगा। और क्या कॉन्स्पिरेसी करके कैसे क्या किया उन्होंने, तो एक लीडर, ऐसे लीडर थे उनके पास 2 पार्टियां कभी किसी विषय को लेकर आती थी ना, दोनों सेटिस्फाई होकर जाती थी।
ये मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा है। क्या था उनके पास, कोई गॉड गिवन गिफ्ट था? दोनों ही पार्टियां जो उनकी थी उनकी फैन हो जाती थी।